राष्ट्र सिर्फ नक्शों से नहीं बल्कि लोगों के मन से बनता है, जब उस देश का हर नागरिक एक जैसा ही सपना देखता है। आइए जानते हैं कैसे इतिहास, गीत और कविताओं ने देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अभी तक हम यूनिटी की बात कर रहे थे, यूनिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे, यूनिटी की इंपॉर्टेंस को हमने अभी तक देखा कि भाई भारतीयों का एक साथ एकजुट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उनको ब्रिटिशर से फ्री होना था। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजों ने यूनिटी को सिंबलाइज किया या उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, ये समझने की बारी आ गई है। सबसे पहले देखते हैं, नेशनलिज्म spread when people begin to believe that they are all part of the same nation। राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादिता सिर्फ जब लोगों के अंदर जन्म लेती है जब वो ये बात समझ जाए कि अगर किसी नेशन की ये बाउंड्री है और हम इसी नेशन के नागरिक हैं, ये नेशन हमारा है, इसको एकाग्रता, इसकी एकता, इसकी यूनिटी रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये एसेंस लोगों के अंदर आता है तो ऑटोमेटिक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर बढ़ जाती है। The sense of collective belonging came partly through the experience of united struggle। जब लोगों ने मिलकर देश की आजादी के लिए या कुछ पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़े होकर जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी, एक साथ आए, तब उन्हें ये बात समझ में आई कि यूनिटी की इंपॉर्टेंस क्या है या फिर नेशनलिज्म की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या रहने वाली है। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। यानी कि लोगों ने अपने अपने तरीके से कविताएं लिखना या फिर कोई अलग पिक्चर प्रिंट करके निकालना या फिर इतिहास को अलग तरीके की कहानियों में दोहराना या वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल कल्चरल यहाँ पे कहानियां, गांव कस्बों की जो कहानियां होती थी जिसमें कैसे वहाँ के लीडर्स ने स्ट्रगल किया, जब ये सारी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी तो ये सब भी एक सिंबल बनते गए नेशनलिज्म का। ठीक है, हर इंसान ने अपने अपने तरीके से राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से हमारे नेशन की क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर है। बाल गंगाधर तिलक की एक पिक्चर यहाँ पे है, तो ये भी यहाँ पे हमें यूनिटी बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे चार ये जो मेन सिंबल्स है, यहाँ पे आप इन सिंबल्स में देखेंगे कुछ चार हमारे यहाँ जो मेन मंदिर, मस्जिद या जो भी हमारे 4 मेन फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं ट्रेडिशनल या डिवोशन में, उनको बताया गया। और बाल गंगाधर की इस पिक्चर में ये बताया गया कि यूनिटी मतलब एकता और समानता की हम बात कर रहे हैं, सब एक है हमारे लिए, सारे धर्म एक जैसे ही हैं। आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन is most often symbolized in a figure or image which helps to create an image with which people can identify the nation। हम ये बात 9th क्लास में भी पढ़ के आए थे कि भाई जो फिगर हो किसी भी नेशन के लिए अक्सर यहाँ पे एक एलिगरी यानी कि एक फीमेल फिगर के यूज किया जाता था नेशन को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर भी वही बात है कि नेशन के लिए जब आप एक कोई फिगर बना देते हो या उसके लिए एक डिवोशन बना देते हो तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर एक वो सेंसिटिविटी आ जाती है कि भाई भारत माता है हमारी, हमारे पूरे नेशन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो हमें मतलब एक डिग्निटी है उस चीज की। यहाँ पे 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की जब फीलिंग बढ़ने लगी तो यहाँ पे इंडिया जो था एक भारत माता की इमेज की तरह जाना जाने लगा। फर्स्ट इमेज किसने क्रिएट की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता यहाँ पे क्रिएट की। 1817 में वंदे मातरम उन्होंने लिखा टू द मदरलैंड, एक तरीके से एक पोएम टाइप की थी टू द मदरलैंड। बाद में उनको आनंद मठ उनकी जो नोवेल थी उसमें इंक्लूड किया गया और ये स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था बंगाल में 1905 में, वहां पर भी ये गाया गया। अबिंद्रनाथ टैगोर ने वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फर्स्ट इमेज ऑफ यहाँ पे भारत माता की जो थी वो पेंटेड इमेज जो थी वो अबिंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, इस पेंटिंग में आप देख रहे हो भारत माता के फिगर को, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये एक डिवोशनल फिगर है भारत माता का। आप माला है, फूल है, कुछ यहाँ पे उपनिषद, कुछ ग्रंथ उनके हाथ में, तो ये एक स्पिरिचुअल एक डिवोशनल फिगर भारत माता का इस पिक्चर में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलेयर। भारत के जो अलग अलग कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पे अलग अलग तरीके की ट्रेडिशनल कहानियां होती हैं। उन कहानियों के दौर मतलब उनका उपयोग करके उनके थ्रू भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सकती थी। अगर आप भूले ना हो तो अल्लूरी सीताराम राजू भी, उनकी भी जो फोकलेयर कहानी थी कि भाई उनके पास तो भगवान जितनी शक्तियां हैं, इस तरीके की कहानियों से नेशनलिज्म की फीलिंग को कनेक्ट करके लोग अपने बच्चों तक उनको सुनाया करते थे जिससे उन्हें उस बात का एसेंस समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भारत माता का फिगर कैसा है, एक स्पिरिचुअल फिगर हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है।
लेट 19th सेंचुरी में लोगों ने यहाँ पे कस्बों की कहानियां, फोक सॉन्ग्स, फोकलेयर, यहाँ पे गांव गांव घूमना, वहां की कहानियां इकट्ठा करना, इन सब चीजों पे जोर दिया जाने लगा। उन्होंने ऐसा लगा कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है वही एक ट्रू पिक्चर दिखा सकता है भारत की। देखिए हम कितना भी आगे चले जाएं, मॉडर्नाइज हो जाएं, पर अपने ट्रेडिशनल और कल्चर जो है वो हमारे रूट्स होते हैं, वो उनसे जुड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप अपनी हिस्ट्री को नहीं भूलेंगे, आप अपने पास्ट को और ज्यादा ग्लोरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत जरूरी था कि वो फोक ट्रेडिशन जो है उसको पकड़ के रखा जाए, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे अलग अलग तरीके से जो महान लोग थे उनकी कहानियां और अलग तरीके से पता चलती जा रही थी। मद्रास में नतेशा शास्त्री, इंपॉर्टेंट नेम है, नतेशा शास्त्री ने क्या किया था, एक 4 वॉल्यूम का कलेक्शन यहाँ पे तमिल फोक टेल्स का निकाला था, जिसका नाम था द फोकलेयर ऑफ सदर्न इंडिया। और उनका मानना था कि फोकलेयर वॉज नेशनल लिटरेचर, ठीक है। अभी ही मैंने बात की कि नेशन का जो लिटरेचर है कहीं ना कहीं वो ऐसे मतलब जो कहानियां होती हैं, फोकलेयर जो लोकगीत, लोक कहानियां होती हैं, उनमें छुपा हुआ होता है। द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी ही भाषा में, लोकल लैंग्वेज के अंदर, लोकल हीरोज के साथ एक तरीके से नेशन के अंदर एक अलग ही तरीके की कहानी को वो रिप्रेजेंट किया करते थे। आगे अगर हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हुआ तो उस टाइम पे एक झंडा भी बनाया गया, ट्राइकलर फ्लैग, जिसके कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड येलो, उसके साथ एक नेशनल फ्लैग यहाँ पे रखा गया। उसके अंदर 8 लोटस थे, 8 लोटस डिफरेंट 8 ब्रिटिश प्रोविंस को यहाँ पे डिनोट करते थे जो इंडिया में उन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है। और एक क्रीसेंट मून था जो हिंदू एंड मुस्लिम को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया करता था। 1921 में गांधी जी ने फिर एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया, अगेन ऑफ 3 कलर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। एक स्पिनिंग व्हील था जो सेल्फ हेल्प की बात को प्रमोट करता था कि भाई हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। Another means of creating the feeling of nationalism was the reinterpretation of history. भारत की जो हिस्ट्री थी वो हमेशा से ही ग्लोरीफाइड रही है, ठीक है। चाहे वो एशियन टाइम हो, चाहे वो मिडाइवल हो, चाहे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सफर किया, बट ग्लोरिफिकेशन कभी कम नहीं हुआ भारत का। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हिस्ट्री को कैसे आप इंटरप्रेट करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको जो इंटरप्रेट करेंगे वही आप आगे चल के आगे की जनरेशन को इंटरप्रेट कर पाओगे। तो इंडिया की जो हिस्ट्री थी कहीं ना कहीं उसको इतना कम पावरफुल दिखाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, जो कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा जाना चाहिए था, उन्होंने बोला कि भाई भारत की हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया जाए। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे जो भारत के लोगों ने जो स्ट्रगल किया, इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर्स जो थे उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन बातों को सामने लाया जाए। मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री के रिलेटेड भी जितनी भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूवमेंट्स रहे, जो भी चीजें थी जो ग्लोरीफाइड करती हैं इंडिया को, उनको सामने लाया जाए। इंडियंस ने स्टार्ट किया कि भाई पास्ट को डिस्कवर किया जाए, पास्ट टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट। भारत के अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, उनको लाना, उनको अच्छे तरीके से आगे के लोगों तक पहुंचाना, उसको री इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने लिखा ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश्ड। देखिए ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे, आप मिडाइवल हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजों के बेहतरीन एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को ग्लोरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। These efforts to unify people were not without problems. ये कुछ ऐसी कोशिशें थी जो बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए, प्रॉब्लम फेस की लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे एक और पिक्चर है भारत माता की, ठीक है। यहाँ पे आप जो हिस्ट्री को री इंटरप्रेट कर रहे हो ना, हर एक सेक्टर में आप कुछ भी उठाओ, आपको ये मिलेगा कि हमने कहीं ना कहीं हर चीज में एक अच्छे अचीवमेंट हमारे पास है। अब यहाँ पे जब बहुत परेशान हो ही जाते हैं, ब्रिटिशर्स भी एक तरीके से वीक पड़ने लगे थे उस टाइम तक, तो एक मूवमेंट आता है दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होता है, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के इफेक्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर भी यहाँ पे कम देखने के लिए हमें मिलता है, जिससे यहाँ पे इंडिया के अंदर अच्छा खासा डिसकंटेंटमेंट आ जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स भी ये पूरा फोकस यहाँ नहीं कर पा रहे थे। तो गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसमें वो बात करते हैं कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, भारत से पूर्ण रूप से इन लोगों को अब निकाल दिया जाए। और कांग्रेस जो थी एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग करती है वादा में 14 जुलाई 1942 में
जहां पे क्विट इंडिया रिजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है, जिसमें इमीडिएट ब्रिटिशर्स को निकालने की बात की जाती है और इंडियंस को पावर में लाने की बात की जाती है। अगस्त 1942 बॉम्बे में यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो होती है वो इस रिजोल्यूशन को एंडोर्स करती है और नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल करती है। इसी टाइम पर डू एंड डाई स्पीच भी दिया जाता है, करो या मरो की बात करी जाती है कि भाई अब तो भारत अपना है, ब्रिटिशर्स को जाना ही होगा। आगे हमें देखने के लिए क्या मिलता है, लोग हड़ताल करते हैं, प्रोसेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और यहाँ पे काफी नए नए स्लोगन्स निकल कर आते हैं, भारतीय सॉन्ग्स निकल कर आते हैं कि अब तो ये मेरा देश आजाद है, ये मेरा देश है और ब्रिटिशर्स को अब यहाँ से जाना ही होगा। ये मूवमेंट जो था ट्रूली मास मूवमेंट बन जाता है, क्योंकि इस टाइम तक इंडियंस को समझ में आ गया था कि ब्रिटिश पावर भी वीक हो रही है और अब वो बड़े उभर कर यहाँ पे एक साथ आ रहे थे। इस टाइम पे अब बहुत ज्यादा लोगों का साथ आना, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, लॉयर्स हो, काफी बड़े पैमाने में लोग आए। इनफैक्ट प्रोमिनेंट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण, अरुणा सफ अली, राम मनोहर लोहिया और काफी वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। मतंगरी हाजरा इन बंगाल, कनकलता बरुआ इन आसाम, रामा देवी इन उड़ीसा। ब्रिटिशर्स ने कुछ ज्यादा इस पर रिस्पॉन्ड नहीं वो कर पाई, इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट, क्योंकि जिस टाइम तक वो एक्टिव होते उस टाइम तक उनकी पावर कहीं ना कहीं वीक हो चुकी थी। यहाँ पे देख रहे हो ये विमेन्स कितने कितने उस टाइम पर आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, जब किसी गीत को सुनकर आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए या किसी देश के फ्लैग को देखकर हमारा जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाए, तब समझ जाना चाहिए कि हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फ्यूके एजुकेशन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।